हेलो मिस्टर, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी सेकंड सेमेस्टर में हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की स्टडी कर रहे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। हमने लास्ट वीडियो में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ा था एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की स्टडी की थी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का जो डेरिवेशन होता है वो भी हम कर चुके थे। फिर उसके बाद हम डेरिवेशन ही हमारा फर्स्ट लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। फिर उसके बाद आता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो होता है एक एक्सपेरिमेंट पे डिपेंडेंट होता है, मतलब एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं होता है। अब जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है इतना इंपोर्टेंट भी नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर देख लीजिए लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में बोलता है कि प्लीज डिस्क्राइब द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक या कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किस के बारे में बताते हैं, हम सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में बताते हैं। फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ में डेरिवेशन होता है, सेकंड में डेरिवेशन नहीं होता है। इसी तरीके जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है, उसको वो भी थर्मोडायनेमिक लॉ है, जीरोथ जो है, जो आरएच फ्लोवर साइंटिस्ट ने दिया था। अब उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में क्या बोल रहा है, सेकंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ work can be converted into heat, but heat cannot be converted into work। देखिए जो हीट होती है वर्क कैन बी कन्वर्ट इनटू हीट। जो सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है, जो वर्क डन बाय सिस्टम होता है, वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। यहाँ पर ये हीट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू वर्क। हीट की जगह वर्क कर लीजिए, ये हीट जो है ना, हीट की जगह वर्क कर लीजिए। वर्क हीट में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, लेकिन वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो हीट होती है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है विदाउट लिविंग परमानेंट इफेक्ट। जब तक उसका जो लिविंग परमानेंट इफेक्ट होता है, जैसे वर्क है तो वर्क का इफेक्ट होता है, तो वर्क तो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है। ओनली फ्रैक्शन ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू द वर्क। बहुत कम अमाउंट ही वर्क में जो हीट की बहुत कम अमाउंट होती है वो वर्क में कन्वर्ट होती है। परमानेंटली हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट, बट हीट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये भी बताता है कि सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है। फिर उसके बाद उसका बस दो चार चीजें ऐड कर लीजिए इसमें। फिर उसके बाद आता है कंक्लूजन या लिमिटेशन। उसका जो कंक्लूजन, उसका रिजल्ट आता है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक रिजल्ट क्या आता है, लिमिटेशन क्या आती है। इसकी कुछ लिमिट्स होती है। द सेकंड लॉ टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। उसने कहा कि ये कंक्लूजन है, इसका रिजल्ट है कि जो इसके एडवांटेज है कि एडवांटेज यही है कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है वो हीट की डायरेक्शन एंड उसका फ्लो बताता है। देयर इज नो डेरिवेशन फॉर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जो लिमिटेशन अब यहाँ से स्टार्ट होती है, लिमिटेशन, देयर इज नो डेरिवेशन फॉर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इधर कोई भी डेरिवेशन नहीं है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के लिए कोई भी डेरिवेशन नहीं होता है, इसको मैथमेटिकली डिराइव नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट पे बेस होता है। इट्स ओनली बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंटल पर ऑब्जर्व होता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज यूज्ड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद हमारा आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब देखिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो होता है वो एंट्रोपी पे बेस होता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में एंट्रोपी के बारे में बताता है। ये जो एंट्रोपी में चेंज होता है वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बताता है। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है। जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है ये कहता है कि मान लीजिए अगर कोई आपका परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टलाइन है, ये परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल है, ये परफेक्ट लिक्विड है। अगर वो 0 टेम्परेचर केल्विन पर होता है तो उसकी एंट्रोपी 0 होती है। लेकिन एक्चुअल में थर्ड लॉ तो ये बता रहा था कि एंट्रोपी 0 होगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जैसे किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल की को जब 0 टेम्परेचर पर रखा जाता है, उसको हीट इंक्रीज की जाती है तो ऑटोमेटिकली एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। अब कोई भी परफेक्ट सॉलिड नहीं होता है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता है, वो किसी न किसी केमिकली रिएक्टिव होता है।
तो उसने बोला कि परफेक्ट कुछ ना कुछ डिफेक्ट आते हैं उसमें, तो इसको इसकी लिमिटेशन आ जाती है कि एंट्रोपी जीरो नहीं होती है, टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होती है। लेकिन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे एंट्रोपी जीरो होती है। अब ये आप देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, ये फिजिकल केमिस्ट्री का है। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने बता चुका था फिजिकल केमिस्ट्री का थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन द एंट्रोपी। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी पे बेस होता है। परफेक्ट क्रिस्टल टेम्परेचर जीरो, जीरो केल्विन टेम्परेचर, एंट्रोपी विल बी जीरो। हाँ, यही कह रहा है कि जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है एंट्रोपी पे बेस होता है। जो परफेक्ट क्रिस्टल होता है 0 केल्विन टेम्परेचर पर एंट्रोपी जीरो होती है। S इज इक्वल टू जीरो, टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो। लेकिन जो परफेक्ट क्रिस्टल होता है, जब जीरो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जैसे थोड़ा इंक्रीज होता है तो एंट्रोपी में चेंज आ जाता है। और कोई भी परफेक्ट क्रिस्टल परफेक्ट सॉलिड नहीं होता है, पर उसमें थोड़ा डिफेक्ट होता है। तो फिर उसने बोला अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक लॉ द एंट्रोपी विल बी जीरो ऑफ प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड एट टेम्परेचर 0 केल्विन। मैथमेटिकली लिमिटेशन T इज इक्वल टू, और उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए T इज इक्वल टू जीरो, S इज इक्वल टू जीरो, टेम्परेचर जीरो, एंट्रोपी जीरो। S जहां एंट्रोपी है। जो मैक्स प्लैंक लॉ था, मैक्स प्लैंक ने भी कहा कि जो प्योर लिक्विड होता है, प्योर सॉलिड होता है, उसके लिए जीरो टेम्परेचर पर एंट्रोपी जीरो होती है। बट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, उसने फिर यहाँ में करके लिखा, बट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज एप्लीकेबल फॉर प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड। जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है सिर्फ प्योर लिक्विड के लिए एप्लीकेबल होता है, प्योर सॉलिड के लिए एप्लीकेबल होता है। अब जो प्योर सॉलिड नहीं है उसके लिए एंट्रोपी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए बस बहुत सारी लिमिटेशन आ चुकी थी इसमें भी, जिसकी वजह से थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, अब जब लिमिटेशन आ चुकी थी, लिमिटेशन उसने बताया कि जो क्योंकि एंट्रोपी जीरो नहीं होती टेम्परेचर के साथ साथ, वो तो इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ये। तो एट 0 केल्विन टेम्परेचर, जीरो डिसऑर्डर, जीरो एंट्रोपी। यदि जीरो डिसऑर्डर हो, क्योंकि जो एंट्रोपी होती है उसको डिसऑर्डर भी कहा जाता है। जब जीरो डिसऑर्डर होता है 0 केल्विन टेम्परेचर पर, 0 केल्विन टेम्परेचर होता है, जीरो डिसऑर्डर होता है, जीरो ही एंट्रोपी होती है। अब जो देखिए एंट्रोपी जो होती है तीन प्रेशर पर, वॉल्यूम पर और टेम्परेचर पर बेस्ड होती है जो एंट्रोपी होती है। लेकिन ये एक समय में सिर्फ दो चीज पे वेरिएबल हो सकती है, या तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर वॉल्यूम पे होगी, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर और प्रेशर पे वेरिएबल होगी। अब एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी एक फंक्शन होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर का एंड वॉल्यूम का। Entropy is equal to S is a function of temperature, pressure and volume according to third law of thermodynamics। अब जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक होता है वहां वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है, टेम्परेचर और प्रेशर के अकॉर्डिंग उसका फंक्शन होता है। एंट्रोपी जो होती है टेम्परेचर एंड प्रेशर के फंक्शन होती है। तो S इज इक्वल टू F T और P। उसने बोला कि एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या हुआ? एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब प्रेशर को थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है, तो सिर्फ हमें जो एंट्रोपी निकालनी होती है वो टेम्परेचर के लिए निकालनी होती है। वही हम लिखते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज। जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो जो एंट्रोपी चेंज होती है सिस्टम में वो किस तरीके से होती है? एट कांस्टेंट प्रेशर एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम इज। अब उसके लिए एक जो इक्वेशन दी गई, उसके एक इक्वेशन दी गई जो एंट्रोपी है। जब लास्ट आपने एंट्रोपी पढ़ी होगी, एंट्रोपी के बाद ये इक्वेशन आ जाती है ds इज इक्वल टू cp dt अपॉन t। अब यहाँ पे cp जो होता है कांस्टेंट प्रेशर होता है, ds एंट्रोपी होता है, dt अपॉन t टेम्परेचर होता है, डिसऑर्डर टेम्परेचर अपॉन टेम्परेचर होता है। अब ये सॉलिड जो प्योर सॉलिड होता है ना, प्योर सॉलिड क्रिस्टल होता है, उसके लिए एप्लीकेबल होता है, उस पर अप्लाई किया जाता है।
ds इज इक्वल टू cp dt अपॉन dt। यहाँ पे ds हमें एंट्रोपी की वैल्यू निकालनी होती है। उसने बोला 0 केल्विन। अब जैसे 0 केल्विन होता है, 0 केल्विन पे 0 एंट्रोपी होती है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपकी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। टी के एस टी, जहां पे 0 केल्विन को आप एस नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं टेम्परेचर केल्विन को जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है टी के और एस टी से एंट्रोपी को एस टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एस टी की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। जब ds इज इक्वल टू cp dt अपॉन t होता है, ये एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के लिए इक्वेशन होती है। ds इज इक्वल टू cp dt अपॉन t, लेकिन ये इक्वेशन नहीं होती, एक डेरिवेशन है। फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन किया जाता है। इंटीग्रेशन जैसे हम करेंगे d नॉट से एस टी और 0 केल्विन से टेम्परेचर तक, 0 केल्विन से 0 टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक, या टेम्परेचर इंक्रीज होना ना, तो फिर 0 एंट्रोपी से हायर एंट्रोपी तक। 0 नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है, हाई एंट्रोपी को एस टी से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 केल्विन को 0 कैसे और हाई टेम्परेचर को टी कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 से टेम्परेचर तक। अब इंटीग्रेशन किया जाता है, यहाँ पे 0 नोट से एस टी तक इंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन 0 नोट एस टी डी एस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो Cp का फिर इंटीग्रेशन किया जाता है। अब Cp dt अपॉन टी का टेम्परेचर किससे होगा, क्योंकि dt अपॉन टी प्रेशर तो कांस्टेंट है, dt अपॉन टी, तो एस टी 0 केल्विन, यहाँ पे एस टी नहीं 0 केल्विन आएगा, 0 केल्विन ये रहा, 0 केल्विन से टी, 0 से टेम्परेचर तक Cp dt अपॉन टी। अब जब इसको हम ओपन करते हैं, ओपन करने पर ds का इंटीग्रेशन s होता है। अब जो s है ना, ds जो ना, जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन s आ जाता है, जहाँ पे s इज इक्वल टू 0t cp dt अपॉन t आता है। ये रहा। अब जैसे हमने इसको ओपन किया तो यहाँ पर s आ जाएगा। जब s आएगा, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, s नॉट एस टी आ जाता है, इज इक्वल टू 0 से टेम्परेचर तक आ जाता है, cp dt अपॉन t आ जाता है। इंटीग्रेशन, नाउ ds का इंटीग्रेशन किया जाता है, वो s को ओपन किया जाता है। ओपन करने के बाद इस वैल्यू को हम ओपन करते हैं ना, कि इस वैल्यू को ओपन करने पर ds की वैल्यू s हो जाती है। यहाँ पे ds इज इक्वल टू s कर लीजिए, ds इज इक्वल टू s। यहाँ पे इक्वेशन बनती है ये s नॉट एस टी इज इक्वल टू cp dt अपॉन t, वो 0 केल्विन से हाई टेम्परेचर तक, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ना। अब इसको अपर लिमिट और लोअर, अब इसको हम जो लिखते हैं एस नॉट लोअर लिमिट होती है, एस टी हायर लिमिट होती है। इस तरह के 0 केल्विन लोअर होता है और ये हायर टेम्परेचर होता है। अब इसको नाउ एक लिमिट लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के द्वारा इक्वेशन लिखी जाती है। अपर लिमिट एस टी होता है और लोअर लिमिट एस नॉट होता है, तो एस टी माइनस एस नॉट इज इक्वल टू 0 केल्विन से टेम्परेचर Cp इज इक्वल टू dt अपॉन dt, dt अपॉन t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस इसी को एस टी माइनस एस नॉट इज इक्वल टू 0 केल्विन से टेम्परेचर केल्विन तक Cp dt अपॉन t। ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब जैसे ही ये जो माइनस होता है माइनस प्लस में चेंज होता है, या एस नॉट को यहाँ पे चेंज किया जाता है, एस नॉट ये माइनस की वैल्यू प्लस में लाई जाती है। अब जब प्लस में तो इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू एस नॉट प्लस 0 केल्विन से हाई टेम्परेचर Cp dt अपॉन t। ये इट्स एंट्रोपी चेंज इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर के इंक्रीज होता है, इक्वल होता है 0 केल्विन से हायर टेम्परेचर तक Cp dt अपॉन dt। St minus S naught is equal to now upper limit minus lower limit,
सिर्फ एस एंट्रोपी का ही सिर्फ हम माइनस करना पड़ता है, इसलिए ये इक्वेशन आ जाती है, जिसको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन भी कहा जाता है। एस टी इज इक्वल टू एस नॉट प्लस इंटीग्रेशन 0t cp dt अपॉन टी। और लिमिटेशन की बात करें, इसकी अब कुछ लिमिटेशन उसने यही बोली कि जो 0 केल्विन कोई परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है जीरो टेम्परेचर पर एंट्रोपी जीरो होती है। फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता रहा है, लेकिन लिमिटेशन में बताया कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी जीरो नहीं होती है, एक आइडियल वैल्यू होती है। मतलब एक समय तक आइडियल आती है, लेकिन समय के साथ साथ वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वैल्यू एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, जीरो एंट्रोपी नहीं आती है। लेकिन थर्ड लॉ कह रहा था कि एंट्रोपी जीरो होती है जीरो टेम्परेचर पर उसने, लेकिन जो लिमिटेशन में है कि आइडियल वैल्यू एक समय तक रहेगी, लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। At 0 Kelvin temperature of perfect crystalline solid, entropy will be 0. S naught is equal to 0, but it is ideal value. लिमिटेशन में वही बोला 0 केल्विन पर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड चाहिए, कोई परफेक्ट हो जो प्योर सॉलिड हो या प्योर लिक्विड हो। टेम्परेचर जीरो होगा तो एंट्रोपी जीरो होगी, लेकिन इसमें डिफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से एंट्रोपी जीरो नहीं रहती है, उस समय के साथ साथ इंक्रीज टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इसकी लिमिटेशन थी। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो चुका। अब हम फ्री एनर्जी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।